कोई भी डील हमारी यार करोड़ से नीचे होती नहीं। अच्छा। मतलब अप्रोक्स हम कोई भी प्रोजेक्ट तो आते हैं अप्रोक्स 5 to 7 करोड़। देखो मृदुल ने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया है। एक्चुअली उसने 17 की एज में यूट्यूब स्टार्ट किया और आज अभी कुछ दिन पहले वो लैम्बोर्गिनी लेके आया है। 3, 2, 1, go! यूट्यूब वर्सेस टीवी एक्टर्स बिग बॉस की वजह से, क्योंकि यूट्यूबर्स को थोड़ा डिस्क्रेज किया जा रहा है वहाँ पे। तो भी जो हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है वो बड़ी चिढ़ चुकी है इसको लेके कि भाई तुमसे तो 100 गुना ज़्यादा का, जितना तुम साल का कमाते हो उतना तो हम महीने का कमा लेते हैं। टीवी एक्टर्स मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यूट्यूबर से ज़्यादा नहीं कमाते। ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बदलते जाओगे तो चलता जाएगा। जैसे सबसे पहले वाइन्स चलती थी तो लोग जो भी वाइन्स बना रहा था वो पॉपुलर होता। फिर देसी कंटेंट हुआ, सब क्रिएटर्स ने अपने आप को देसी में बना दिया। अमित बड़ाना से एल्विश से लेके जो भी क्रिएटर था वो सब देसी ही बना रहा था। उसके बाद रिलेटेबल पे आया तो सब रिलेटेबल बनाने लगे, टाइप्स ऑफ कंटेंट, टाइप्स ऑफ मम्मी, टाइप्स ऑफ पापा, टाइप्स ऑफ ये। उसके बाद थोड़ा किडिश कंटेंट का टाइम आया कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा, जब लॉकडाउन का टाइम था बच्चों वाला कंटेंट ज़्यादा चलने लगा, तो जिसने बच्चों वाला कंटेंट बनाया वो पॉपुलर होता गया। अभी व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो पॉडकास्ट का आ रहा है। हाय, दिस इज़ भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हम लोग अक्सर यूट्यूबर्स को स्क्रीन पर देखते हैं, वीडियोस बनाते देखते हैं, आप लोगों को हंसाते हुए देखते हैं, एक्टिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन इसके पीछे, इन लोगों के पीछे पूरी एक टीम होती है जो दिन रात काम करती है इनके लिए। चाहे वो इनकी पीआर टीम हो, इनकी मार्केटिंग टीम हो, सोशल मीडिया मैनेज करने वाली टीम हो, या फिर हम कहें इन्हें इनकी अर्निंग में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि वो टीम जो इन्हें डील दिलवाती है। तो किस तरीके से इनकी अर्निंग होती है, कितनी यूट्यूबर्स अर्निंग कर लेते हैं एक मंथ में, आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं सोशियोपूल, जो एक यूट्यूबर्स मैनेजमेंट कंपनी है, एजेंसी है, उनसे हम लोग मिलने वाले, उनके फाउंडर आशीष भारद्वाज से। आपके जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आशीष भारद्वाज से पूछूंगी। ये एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप स्टार्टअप मंत्रा के इस एपिसोड के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। So today we are in conversation with Ashish Bhardwaj, the CEO and founder of Sociopool. Welcome to Startup Mantra, Ashish. थैंक यू। आशीष, यूट्यूबर्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। आपका फाइनेंस बैकग्राउंड था, उसके बाद आपने यूट्यूबर्स को मैनेज किया और आज आप खुद भी एक क्रिएटर हैं, तो कैसी जर्नी रही आपकी? मेरी जर्नी बड़ी ही बेहतरीन थी। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग टाइम था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फेस ऐसा था कि उस टाइम पे यूट्यूबर्स को कुछ समझा नहीं जाता था। और उस टाइम पे बेसिकली बोला जाए तो फैमिली या फ्रेंड्स भी सपोर्ट नहीं करते थे जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग था। लेकिन आज के टाइम पे आपकी फैमिली भी आपको अच्छे ज़्यादा सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स भी अच्छे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी भी करती है। राइट। तो फाइनेंस बैकग्राउंड से आप कैसे शिफ्ट हुए? फाइनेंस बैकग्राउंड से ऐसे था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था और सीए में कई बार फेल होने के बाद एहसास हुआ कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। अच्छा। तो और ऊपर से बहुत चीज़ें ऐसी थी कि यार उस चीज़ के पीछे क्या भागना जिसमें बार बार आप फेल हो रहे हो, शायद आपके लिए कुछ और बना है। तो और उस टाइम पे स्टार्टअप कल्चर भी बहुत तेज ट्रेंड पे था। तो मैं विजय शेखर शर्मा जी को बड़ा फॉलो करता था, पेटीएम के जो फाउंडर है। तो वहाँ से मुझे लगा मुझे भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने भी 2-3 स्टार्टअप किए, वो फेल हो गए। उस फेलियर से ये वाला स्टार्टअप निकल के आ गया। सोशियोपूल का आइडिया कैसा है कि हम ऐसा भी इस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं जहाँ पे यूट्यूबर्स को मैनेज किया जा सकता है? ये ऐसे आया कि मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था ऑनलाइन कबाड़ी वाला टाइप में। अच्छा। जिसका नाम था scruffree.com। तो उसमें था कि घरों से कबाड़ा खरीदना पड़ता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। क्योंकि हम जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली का तो यही होता है ना कि भाई बिजनेस में जाएगा पैसे डुबो देगा। हाँ, तो सबका यही होता है कि जॉब कर। तो ऐसा ही था कि पैसे थे नहीं, जितने थे उससे जितना था उतना कर लिया था, 6 महीने सर्वाइव कर लिया था। तो एक दिन एक फ्रेंड मिला, वो यूट्यूब में ही काम करता था, मतलब यूट्यूबर ही था। तो उसने कहा कि यार मेरी एक यूट्यूब वीडियो पे अपना प्रमोशन करके देख ले। अच्छा। तो हमने उसकी उस वीडियो में प्रमोशन किया अपनी खुद की स्क्रफरी का। उसमें इतने सारे ऑर्डर्स आ गए कि भैया भीड़ लगी, अप्रोक्स 10,000 के आसपास ऑर्डर्स आ गए। अच्छा। अब लेकिन ऑर्डर्स तो आ गए, लेकिन ऑर्डर फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास, पैसे नहीं थे ना। राइट। लेकिन एक आइडिया आ गया उसके साथ में कि जब हमें ऑर्डर आ सकते हैं तो औरों को भी आ सकते हैं। तो वहाँ से फिर हमने नेक्स्ट डे ही स्क्रफरी बंद की और सोशियोपूल स्टार्ट कर दी। तो ये नाम का आइडिया फिर कैसे आया? नाम का आइडिया एक स्टोरी है। ये नाम तो एक डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा। नाम तो मैं नाम पे बिलीव नहीं करता। एक्चुअली क्या है, हमने बिना नाम की ही कंपनी स्टार्ट कर दी, ऐसे कि हम तो वायरल मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। तो एक मेरा फ्रेंड है, ये सोशियोपूल कंपनी उसके पास थी, वो कुछ और करता था इस कंपनी में। ओके।
तो उसने मेरे से कहा कि यार मैं ना अपनी कंपनी बंद करना चाहता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा तुझे कंपनी बंद करनी है, ठीक है, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तेरा बंद करने का खर्चा आएगा 25,000, ठीक है, मेरा स्टार्ट करने का खर्चा आएगा 25,000, टोटल 50,000 स्पेंड होंगे। वहीं पे तू अपने जो शेयर्स है ना मुझे ट्रांसफर कर दे, वो खर्चा आएगा सिर्फ 2,000 रुपये। मैंने कहा तेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मेरी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही मेरी ये सोशियोबल स्टार्ट हो गई। तो मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो मुझे तो बस पैसे बचाने थे ना, पैसे नहीं थे ना मेरे पास, बचाने थे और उसको भी पैसे बचाने थे। तो तब से लेकर अब तक की ग्रोथ को आप कैसे देखते हो? कितनी ग्रोथ आपको लगता है कि अब हो गई है? ग्रोथ ही है, मैं तो जीरो था। तो अब कितना टर्नओवर है? होगा अप्रोक्स 40 के आसपास टर्नओवर है। आसपास। हाँ जी। नाइस नाइस। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारी ऑडियंस ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि जो यूट्यूबर्स काम करते हैं, यूट्यूबर्स को क्या होता है, हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं लेकिन उसके पीछे पूरी टीम होती है। बेसिकली आप लोगों का क्या काम रहता है? आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? वो जो बैकएंड में काम होता है जो आप देखते हैं, वो कैसे काम करता है? देखो, ये चीज़ जो हमारा काम करने का तरीका है ना, वक्त से वक्त के बाद ना बदलता रहता है। जैसे हम स्टार्टिंग में थे तो हम सब कुछ करते थे यूट्यूबर्स के लिए, धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी कम होती गई क्योंकि टाइम चेंज होता गया ना, बदलाव ही सबसे बड़ी वो है। तो हम अपने आप को बदलते रहे। पहले हम मतलब उनकी एडिटिंग से लेके, शूट से लेके, उनको एक्टिंग से लेके हर चीज़ में हेल्प करते थे। अब क्या है, हम सिर्फ उनको मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रांड्स में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा मेन है आज के टाइम पे। तो जब आपका फर्स्ट क्लाइंट कौन था, यानी कि फर्स्ट यूट्यूबर कौन था जिसका आपने मैनेज किया था? मेरा फर्स्ट यूट्यूबर गौरव अरोड़ा था। गौरव अरोड़ा। हाँ। ओके, आज और कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके? आई थिंक गौरव अरोड़ा के सब्सक्राइबर्स तो 2 मिलियन के आसपास, 1.5 मिलियन के आसपास है, लेकिन वो अपने आप में बहुत नॉन फेस है। वो हर्ष बेनीवाल में दादी का कैरेक्टर वही प्ले करता है। राइट। और वो बहुत सीरीज वगैरह में जा चुका है। तो वो उसका मेन फोकस यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिंग है। एक्टिंग है। तो इसलिए हम सब्सक्राइबर से उसको काउंट नहीं कर सकते, बट हाँ, एज अ फेस वैल्यू ही इज़ अ वेरी नॉन पर्सन। आशीष, मैं आपको कहीं पे सुन रही थी कि आपने ये बोला था कि आप जो यूट्यूबर्स को मैनेज करते हो तो आप चार्ज नहीं करते। हाँ, मैं So, चार्ज नहीं आपका करता। बिजनेस मॉडल क्या है? आप कैसे अर्निंग करते हैं? अरे हाँ, ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है यार। पता क्या होता है कि मेरे साथ ना बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि आप चार्ज नहीं करते तो आप कमाते कैसे हो भाई, कैसे कमा रहे हो? भैया हम स्पॉन्सर से कमाते हैं, हम कमीशन से कमाते हैं, ये हमारी मेन इनकम यानी कि है। जो भी डील मिलती है उसमें आपका कमीशन। बिल्कुल। बंदा जब, हमारा क्या है कि जब वो बंदे का स्ट्रगलिंग स्टेज है, उसके खुद पे पास तो पैसे है नहीं, वो हमें क्या देगा, तो इसलिए उस टाइम पे हम भी लेते हैं। हम जब लेते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। राइट। 500 से ज्यादा यूट्यूबर्स को आप मैनेज कर रहे हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई एक ऐसा यूट्यूबर जिसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपको शानदार एक्सपीरियंस रहा हो? यार देखो, ये हम एक स्पेसिफिक नेम नहीं ले सकते ना, क्योंकि सभी बड़े दिल से प्यारे हैं, सबके साथ ही एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। तो ऐसे एक स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकते, एक क्या 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं। बहुत सारे। जिसका नाम छूट गया वही बुरा मान जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो अच्छे वाले कनेक्शंस भी आपके टाइम बिल्कुल, के साथ बिल्कुल, बन जाते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट डील याद है आपने कैसे क्रैक की थी? कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आप उसकी बताइए। याद है मुझे, फर्स्ट डील याद है। सीए की बहुत नॉलेज थी, हाँ। क्योंकि हम सीए के ही थे। हाँ। हमने पकड़ा एक सीए को, हमने कहा कि देखो भैया, तुम्हें आईटीआर चाहिए होती है। मैंने कहा तुम्हें आईटीआर देंगे हम, क्या कहते हैं, 100 के आसपास। ठीक है। 100 आईटीआर मिल जाएगी, तो 300 रुपये की एक आईटीआर अगर तुम भरोगे तो अप्रोक्स तुम्हारे 30,000 रुपये हो जाएंगे। राइट। ठीक है। तो वो कह रहा है कि भैया कैसे करोगे, ये करोगे। मैंने कहा गारंटी देते हैं। हमने उसकी ना वायरल मार्केटिंग कर दी थोड़ी सी। हमने वायरल मार्केटिंग क्या की कि लिंक्स, आर्टिकल्स बनवाए वेबसाइट पे और मीम पेजेस पे डलवा दिए। तो वहाँ से वो मीम पेजेस पे डालने से क्या हुआ कि उसके पास लिंक क्लिक्स आने लगे, उसके पास इंक्वायरीज आने लगी। उसके अप्रोक्स आई थिंक क्या कहते हैं 30-40 हो गई थी क्रैक। तो उसने हमें 1200 रुपये दिए थे। तो ये पहली इनकम थी हमारी। तब 1200 की पहले महीने के, 1 महीने के अंदर हमने 1200 रुपये कमाए थे बस पहले और महीने। उसके बाद जब तक की सबसे बिगेस्ट डील है वो कितने की रही है आपकी? वो तो अब तो यार करोड़ में है। अब तो मतलब कोई भी डील हमारी यार करोड़ से नीचे होती नहीं। अच्छा। मतलब अप्रोक्स हम कोई भी प्रोजेक्ट तो आते हैं अप्रोक्स 5 to 7 करोड़ के आसपास। 5 to 7 करोड़ आपके। तो 1200 से 5 से 7 करोड़ का जो ये सफर, आई एम श्योर काफी चैलेंजिंग भी रहा होगा। हाँ, स्टार्टिंग तो बहुत चैलेंजिंग था। मैं आपको बताता हूँ, जो 1200 रुपये कमाए थे ना, वो खुशी अलग थी, लेकिन उसमें बांटने के लिए 2 पार्टनर होते साथ में। अच्छा, उसमें से भी बंटवारा हो गया। तो जब आप ब्रांड डील कराते हो आशीष, तो आप खुद से रिकमेंड कराते हो यूट्यूबर्स को कि ये यूट्यूबर्स हैं, या खुद से पहले से ही उन लोगों का डिसाइडेड हम रिकमेंड करते हैं। आप रिकमेंड करते हो कि ये वाली आपकी डील है, इसके लिए हम आपको ये वाला यूट्यूबर देंगे, उसी हिसाब से फिर आपके चार्जेस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपकी फर्स्ट डील जो फेल हो गई थी, तो अब उनके साथ आप कांटेक्ट में हैं? नहीं, वो जानते हैं कि ये एम्प्लॉय बन के हमारे पास उसे आज आए तक थे? शायद पता भी नहीं होगा कि मैं कौन। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब तक कितनी ब्रांड डील्स आपने कर ली होगी और कितनी ब्रांड्स आपके साथ एसोसिएटेड है? देखो, मैं आपको बताऊं,
अगर सोशल मीडिया पे कोई भी अगर कंपनी काम कर रही है ना, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसने आज तक हमारे साथ काम नहीं किया। अगर हम सब्सक्राइबर वाइज देखें तो कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं? अभी मेरे पास सब्सक्राइबर दिखा है मृदुल, कितने 15 मिलियन हो चुके हैं उसके। 15 मिलियन, ठीक है, आप उसी की सक्सेस स्टोरी बताइए। अच्छा अगर मृदुल की बताते हैं, देखो मृदुल ने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया है। एक्चुअली उसने 17 की एज में यूट्यूब स्टार्ट किया और आज अभी कुछ दिन पहले वो लैम्बोर्गिनी लेके आया है। नाइस। एज ए उसने कैमरामैन भी काम किया है, पता है? अच्छा। हाँ, वो कोई एक रिच क्लास फैमिली से नहीं था, सुपर रिच क्लास फैमिली से नहीं था, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही था, हमारे जैसे ही था, लेकिन उसने मेहनत की और आज इतने ऊपर है। और ये कितने टाइम में पॉसिबल हो पाया? 4 साल में। 4 साल में। अभी उसकी सिर्फ एज शायद 21 साल है और उसके पास एक इंडिया की सबसे महंगी लैम्बोर्गिनी कार है। अच्छा आशीष, यहीं से मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहले क्या होता था ना, हम लोग जनरली ये देखते थे कि जब हम 17-18 की एज में होते थे तो हमारा पता है पैशन ये होता था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, या कुछ भी वो हो सकता है कोई एक। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 17-18 साल के बच्चों में जो क्रेज़ है वो ये है कि यार हम लोगों को वायरल होना है, हम लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, शिफ्ट को, जो करियर शिफ्ट आया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो देखा जाए तो अच्छा ही है कि भाई एक तरीके से जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि उनके घर वालों ने स्टार्टिंग से उसे सोशल मीडिया से दूर ही रखा है। अब जो खाली बैठे हैं वो सारा दिन सोशल मीडिया ही देख रहे हैं, तो उनके पास तो यही ऑप्शन है ना। तो आपको ये चीज़ नहीं लगती कि आजकल लोगों में इस चीज़ का ज़्यादा हो गया है कि पैसा यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, तो वो उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, और उसके बाद फिर जो 17-18 साल के बच्चे हैं वो बोलते हैं ना कि बचपन में ही उनको जिस तरीके से आप सिखाओगे वो जो देखेंगे वो उसी को फॉलो करते जाएंगे। तो जब वो देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, उनका पास जो पैसा आ रहा है वो देखते हैं, तो वो उस साइड ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसे में आपको लगता है कि जो कंटेंट की क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना अनप्रिडिक्टेबल फील्ड हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी वायरल हो सकता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो अब हम बात करते हैं कि पहले क्या होता था जब हम सोशल मीडिया पे आते थे, कि जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी नज़र में सोशल मीडिया था ही नहीं ना, वो सोचते थे यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, फोन तक हमें यूज़ नहीं करने देते थे कि फ़ोन नहीं देना इनको। मेरा फर्स्ट फ़ोन आई थिंक मैं जब ग्रेजुएशन में आ गया था मुझे तब दिलाया था मेरे घर वालों ने। तो मतलब आप समझो ना, आज बच्चों के हाथ में जब वो 2nd-3rd क्लास में तब फ़ोन है उनके पास। अब वो बच्चे जब सारा कंटेंट देख रहे हैं, उनके माँ बाप भी देख रहे हैं एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी। 4 साल से एक बच्चा एक कंटेंट क्रिएटर को देख रहा है, उसने देखा 4 साल पहले जब वो कंटेंट बनाता था वो कैसे रहता था, अब 4 साल बाद जब वो कंटेंट बना रहा है तो कैसे रह रहा है। तो वो जर्नी उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप ने भी देखी होती है, तो वो भी सोचते हैं कि यार यही सही है यार, पैसा भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, सब कुछ है। तो अब आपको नहीं लगता कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है इस वाली इंडस्ट्री में, कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो उसमें जो कंटेंट है ना वो डाउन हो रहा है। हम कंटेंट को किंग मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब कुछ भी वायरल होता है। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी वायरल होता है, हर कंटेंट की ऑडियंस होती है। आप एक बात, अगर वो बेकार ही है तो उस पर व्यूज़ कैसे आ रहे हैं? कोई तो उसकी जनता है ना जिसको मजा आ रहा है। हम कह रहे हैं कि ये कंटेंट क्रिंज है, ठीक है, लेकिन क्रिंज फैक्टर में भी तो मजा आता है, देखने में तो मजा ही आ रहा है, हंसी तो आ रही है, अरे क्या बना रहा है, तो वो भी तो एक मतलब एक हंसी का फैक्टर है, तो हमें तो हंसी आ रही है ना। ठीक है, हम उस क्रिएटर को क्रिंज कह सकते हैं, लेकिन कंटेंट को क्रिंज नहीं कह सकते, क्योंकि उस कंटेंट से हमें मजा आ रहा है। हम तो देख ही रहे हैं ना, जनता तो देख ही रही है ना, व्यूज तो आ ही रहे हैं ना। राइट। तो बस ये चीज है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि यूट्यूबर्स की अर्निंग कितनी होती है अगर हम पर मंथ लगा ले, क्योंकि हम सब दूर से उनका लाइफस्टाइल देखते हैं। वही आप वाली बात है कि हम लोग दूर से ये देखते हैं कि अरे यार इसने आज ये गाड़ी ले ली, आज इसने ये वाली गाड़ी ले ली है, इसके पास 4 गाड़ियाँ हैं, इसका ये बंगलो है, आज ये यहाँ ट्रिप पे गया है। तो इनकी अप्रॉक्स कितनी अर्निंग रहती है? वो जो पूरा पीछे का पूरा एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है, कितने व्यूज पे कितना क्या रहता है? देखो एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अर्निंग है ना बड़ी फ्लक्चुएटिंग है हमारी इंडस्ट्री में, कि कभी तो आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है और थोड़ा टाइम बाद वो डाउन भी हो जाती है। तो जब ज़्यादा आ रही होती है तो लोगों ने 1-1 करोड़ रुपये महीना भी कमाया है, जब कम हो जाती है तो लोग 1000 रुपये महीना भी नहीं कमा पाते। अच्छा, इतना फ्लक्चुएट करता है? बिल्कुल फ्लक्चुएट कर जाता है, टाइम लगता है लेकिन उस फ्लक्चुएशन में डाउन जाने में। लेकिन ये चीज़ है कि लोग क्रिएटर्स, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो उनकी मंथली इनकम 1 CR के आसपास होगी, जो पॉपुलर वाले हैं, जो टॉप क्रिएटर्स हैं। फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हम लोगों ने भी खुद ऐसे देखे हैं कि वो
स्टार्टिंग में उन्होंने कंटेंट बनाया, वो पॉपुलर हो गए, लेकिन वो उसमें काफ़ी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते और वो बहुत जल्दी नौबत ऐसे आ जाती है कि वो अपने यूट्यूब चैनल को उन्हें बंद करना पड़ता है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको सस्टेन रहना है एज ए यूट्यूबर, एज एन इन्फ्लुएंसर, तो क्या कुछ उसके लिए टिप्स हैं? क्या रीज़न होता है कि वो फेल हो जाते हैं? उसके पीछे रीज़न ये होता है वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते। एक्चुअली सोशल मीडिया पे क्या होता है, आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना होता है। देखो अभी बिग बॉस वर्सेस टीवी एक्टर्स का ट्रेंड बहुत चल रहा है, क्योंकि वो सॉरी यूट्यूब वर्सेस टीवी एक्टर्स बिग बॉस की वजह से, क्योंकि यूट्यूबर्स को थोड़ा डिस्क्रेज किया जा रहा है वहाँ पे। तो भी जो हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है वो बड़ी चिढ़ चुकी है इसको लेके कि भाई तुमसे तो 100 गुना ज़्यादा का, जितना तुम साल का कमाते हो उतना तो हम महीने का कमा लेते हैं। राइट। क्योंकि टीवी एक्टर्स मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यूट्यूबर से ज़्यादा नहीं कमाते। उनकी पॉपुलैरिटी भी उतनी नहीं होती। नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि जो आजकल फिल्मों का भी प्रमोशन होता है वो यूट्यूबर्स के थ्रू हो रहा है, वो जाके यूट्यूबर्स के पास जाते हैं कोलैब करने के लिए। आजकल ये टाइम हो गया है। राइट राइट। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है ना कि वो आप देखो ना कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक क्यों हो रहा है बदलाव और ट्रेंड। अभी जब एक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था एक बार, आपने देखा होगा। हाँ हाँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि जब ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बदलते जाओगे तो चलता जाएगा। जैसे सबसे पहले वाइन्स चलती थी तो लोग जो भी वाइन्स बना रहा था वो पॉपुलर हो रहा था। फिर देसी कंटेंट हुआ, सब क्रिएटर्स ने अपने आप को देसी में बना दिया। अमित बड़ाना से एल्विश से लेके जो भी क्रिएटर था वो सब देसी ही बना रहा था। उसके बाद रिलेटेबल पे आया तो सब रिलेटेबल बनाने लगे, टाइप्स ऑफ कंटेंट, टाइप्स ऑफ मम्मी, टाइप्स ऑफ पापा, टाइप्स ऑफ ये। उसके बाद थोड़ा किडिश कंटेंट का टाइम आया कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा, जब लॉकडाउन का टाइम था बच्चों वाला कंटेंट ज़्यादा चलने लगा, तो जिसने भी बच्चों वाला कंटेंट बनाया वो पॉपुलर होता गया। अभी व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो पॉडकास्ट का आ रहा है, तो आप देख रहे हो आपने भी फॉलो कर लिया है। तो वही कहेंगे कि जो भी आप जिसको भी देखोगे अभी रिसेंटली, आप मैं कह रहा हूँ जैसे क्या होता था कि पहले लोग के कोई भी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है उसका एक व्लॉग चैनल एक्स्ट्रा होता था। राइट राइट राइट। ठीक है, आने वाले टाइम में मिलेगा जो भी किसी भी कैटेगरी क्रिएटर है ना उसका एक पॉडकास्ट का चैनल जरूर मिलेगा। बीच में एक रोस्ट वाला भी बहुत पॉपुलर, हाँ रोस्ट भी बहुत पॉपुलर हुआ था कैरी मिनाटी के टाइम पे। तो वो ट्रेंड बड़ा बदलता रहता है ना, जो उस टाइम पे जब आपका नया ट्रेंड आए ना, कोई भी आपको लग रहा है कि यार ये नया आया है, उसी टाइम पे आप उस ट्रेंड में घुस जाओगे ना तो आप भी पॉपुलर हो जाओगे। आप भी पॉपुलर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक ये बात बताइए कि एक टाइम था जब जियो की स्टार्टिंग हो रही थी तो उसने इंटरनेट को घर घर तक पहुंचाया था। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न रहा था कि इंडिया में स्पेशली सोशल मीडिया हर घर तक पहुंचा, सोशल मीडिया पे लोग पॉपुलर होने लगे। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने उसको इस तरीके से ग्रैब किया कि उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया, वहाँ से पैसा आया तो वो ग्रो करते चले गए। लेकिन अब अगर कोई शुरू करे, क्या ये उसके लिए बेस्ट टाइम है? बिल्कुल, हर टाइम बेस्ट टाइम है हमारी इंडस्ट्री, बस आपको सही ट्रैक पकड़ना है। अगर आप पुराने वाले कंटेंट को, आप कोई क्रिएटर को देख रहे हो, उसने 4 साल पहले कोई कंटेंट बनाया, आप उसी कंटेंट को फॉलो करोगे आज तो कोई फायदा नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप देख रहे हो कि यार कुछ क्रिएटिविटी के साथ मैं, ये नया ट्रेंड अभी चल रहा है, मैं इसमें कुछ दे सकता हूँ पार्टिसिपेशन, तो वहाँ आप वायरल हो सकते हो। तो वायरल होने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या एक टेक्निक क्या हो सकती है? ट्रेंडिंग टॉपिक्स यही होती है। हाँ, कि जो चल रहा है ना उसी पे बनाओ। राइट। एक छोटा सा अब एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं आपके साथ। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट। ओके, फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर जिसको आप मैनेज नहीं करते, आप उनके अलावा नाम बता सकते हैं? जिसको मैं मैनेज नहीं करता वैसे, हाँ। भुवन बाम, बीबी की वाइन्स। ओके, आपके यूट्यूब वर्ल्ड में आपके आइडल कौन है? मेरे यूट्यूब वर्ल्ड में मेरे आइडल कौन है, किसका नाम लूँ? मतलब ऐसे आइडियल तो कोई, मतलब किसको कहेंगे, क्योंकि सब कोई जानता हूँ मैं, दोस्त सब। अच्छा ठीक है, स्टार्टअप के उसमें आपके आइडल कौन है? मेरे विजय शेखर शर्मा, पेटीएम वाले। ओके, फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही लगता है। यूट्यूब। ओके, वन वर्ड अबाउट योरसेल्फ? एंटरप्रेन्योर। ओके, वन वर्ड अबाउट सोशियोपूल? ड्रीम, बिलीव, अचीव। वैसे 3 वर्ड्स में अपने आप को कवर करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिन्हें आप मैनेज नहीं करते, टॉप 3 यूट्यूबर्स? जिन्हें मैं मैनेज नहीं करता, टॉप 3 क्रिएटर्स, बेसिकली भुवन बम हो गया, कैरी मिनाटी हो गया और अमित बड़ाना। और टॉप 3 यूट्यूबर जिन्हें आप मैनेज करते हैं? जिन्हें मैं मैनेज करती हूँ, टॉप 3 लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर से, क्योंकि बहुत सारे हैं। आप सब्सक्राइबर के उससे भी बता सकते हैं? सब्सक्राइबर के उससे अगर मैं बताता हूँ तो जैसे मृदुल हो गया, सेवेंजर्स हो गए, रचित, बकलोल। ऑलराइट। अच्छा आशीष, आपको क्या लगता है कि क्या इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए? मैं सोचता हूँ कई बार, लेकिन मुझे लगता है कि जनरली क्या होता है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना बेकार होते हैं।
प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि उन्हें यूट्यूबर बनना है, तो मैं उन्हें हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको यूट्यूबर पसंद है या जो भी आपको कंटेंट क्रिएटर पसंद है, आप उनकी टीम ज्वाइन करो, राइट। आप उनके साथ जाओ, उनके साथ सीखो, आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ थ्योरेटिकल ऐसा कुछ नहीं है ना, हर चीज़ हर साल बदल जाती है। बदल जाती है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एक साल में पूरी फ्लॉप है। हाँ। अच्छा, हम आजकल है ना ये भी चीज़ देख रहे हैं कि आजकल एआई इन्फ्लुएंसर्स भी ना बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हाँ, है ना? तो आपको क्या लगता है कि क्या इस एआई से इन्फ्लुएंसर कोई थ्रेट है? थ्रेट तो नहीं है, बट मज़ा है। आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होगा, क्या हो सकता है। अभी तो मज़ा आ रहा है। नहीं मतलब क्या ये रिप्लेस कर सकता है कहीं ना कहीं? क्योंकि देखिए कुछ ऑटोमेटेड जब काम हुआ तो जो कंपनीज में काम करते थे ये तो हम employees- उस टाइम के लिए भी कह सकते हैं कि देखो, जब वो एनिमेशन वीडियोस या कार्टून्स आते थे, उस टाइम भी ये बात कही गई थी कि जब कि ये चीज़ें आई है, कहीं रियल मूवीज फेल ना हो जाए। लेकिन नहीं होती ना, एक रियल करेक्टर तो रियल करेक्टर ही होता है हमेशा। अच्छा, हम स्टार्टअप की अगर हम बात कर ले तो आपने क्या अपने इस स्टार्टअप के लिए कोई फंडिंग वगैरह अभी तक रेज की हमें है? जरूरत ही नहीं है, हम करते हैं लोगों में अब तो इन्वेस्ट। कितने स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट किया? मैंने अप्रोक्स 2 से 3 स्टार्टअप्स में किया, लेकिन तीनों फेल हो गए। तीनों में? अच्छा, आपने अपने शुरुआत के स्टार्टअप्स के बारे में बताया था। एक तो आपने ऑनलाइन कबाड़ी मैंने वाला एक था। ऑनलाइन कबाड़ी वाला किया था, एक ऑनलाइन ग्रोसरी वाला किया था, ठीक है, और एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक ऑनलाइन सीए वाला। मतलब मैंने कई चीज़ें करी थी कि सब कुछ मैं ऑनलाइन करने में लगा था। लेकिन हर जगह ना, जैसे स्टार्ट करता था, जब स्टार्ट करने वाला होता था तब ये लगता था इसमें इतने से हम कर लेंगे, हमारे पास 10,000 रुपये, 10,000 में हम स्टार्टअप कर लेंगे। लेकिन वो लगाने में पता लगता था ये तो करोड़ों रुपए का काम है भाई। मतलब मैं एक्चुअली जो स्टार्टअप फील्ड में आया हूँ ना, मैं एजुकेशन टाइम से ही आ गया था। मैं जब अपने शायद 20 का था, मैं तब से ही मेरे स्टार्टअप की चुल थी। मैं तब से ही स्टार्टअप करने लगा हुआ था। एंटरप्रेन्योर आपको शुरुआत से ही हाँ, बनना तो मैं उसी टाइम से कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था कि अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते हैं। अच्छा, आपने बोलते हैं ना कि आपकी ना फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो आप अब जैसा आप बता रहे हैं कि आप काफी बार फेल हुए हैं, आपने क्या सीखा उससे? कोई ऐसी अपनी 3 लर्निंग्स अगर आप बता सकें तो? 3 लर्निंग है। पहली लर्निंग तो सबसे बड़ी यही है कि भैया जितनी बार फेल हो गए उतनी बार एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हो तो गया फेल, अब एक बार और हो जाऊंगा तो क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब बहुत इंसान सही जीरो बात पे होता है ना, इससे नीचे तो क्या गिरोगे आप। हम्म। आज मैं फेल हो जाऊं तो आज मुझे बहुत डर है कि भैया आज मेरे पास बहुत कुछ है खोने को, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। तो मैं तो वो जीरो ही था ना, कि फेल भी हो रहा है तो क्या था, सब कुछ यही था। तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। सेकंड ये होता है कि फेलियर से सबसे बड़ी चीज़ ये मिलती है कि आपको पता लग जाता है आपके अपने कौन है। क्योंकि मेरे बहुत दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया था उस टाइम पे कि भाई ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है। और थर्ड ये पता लगता है कि आपके दोस्त कौन है, राइट। जो उस टाइम पे आपके सपोर्ट करने आता है कि चल यार एक और स्टार्टअप कर रहा है, चल मैं तेरे साथ हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं आप? हमारी इंडस्ट्री में कोई पर्सनल प्रोफेशनल इतनी कोई खास होती नहीं है। सब मतलब मिक्स ही है। हाँ, मतलब सब मिक्स है कि जो प्रोफेशनल है वो एज ए पर्सनल ही हो जाते हैं सारे। सबके साथ दोस्ती, भाईचारा, फैमिली वाला बिहेवियर यही रहता है हमारे यहाँ। वैसा कॉर्पोरेट वाला सीन नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि जो लोग एक होते हैं यूट्यूब के सामने रहते हैं, उनके पास हमें लगता है कि बहुत स्कोप है, जो हर कोई करना भी चाहता है ना, पॉपुलर होना चाहता है, उनका स्कोप आपको कितना लगता है? जो यूट्यूब में पीछे हैं, बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं, उनका स्कोप आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत स्कोप है उनका भी। अभी मैं बहुत सारे एडिटर्स को देख रहा हूँ जो बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बहुत अच्छे डीओपीज है जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो बॉलीवुड वाले उनसे फालतू ही कमा रहे हैं, वो प्रोडक्शन वाले बहुत अच्छा कमा रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में पैसा तो खैर बहुत है। अच्छा, वो 3 बिजनेस आप बताइए, स्टार्टअप बताइए, क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर है इंडिया में एंड की बूम भी कर रहा है। 3 ऐसे स्टार्टअप जो आपको लगता है कि यार ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट तो यही है कि हमारा कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के स्टार्टअप सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। सेकंड मुझे लगता है एआई से रिलेटेड स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि एआई तो फ्यूचर है अब हमारा, कंप्लीटली फ्यूचर है एआई। थर्ड मुझे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो यूट्यूबर्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहेंगे कि वो आगे तक सस्टेन कर सके? कि गो विद द ट्रेंड, कि ट्रेंड को फॉलो करो बस। एंड व्हाट्स योर स्टार्टअप मंत्रा? मेरा तो यही है कि हमेशा जब भी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले हमेशा ग्रैब इट यार, कभी छोड़ो मत। आपको लगता है ना कि ये अपॉर्चुनिटी मैं ट्राई करूंगा, कल नहीं, आपको लग रहा है ना कि आपको करनी है तो आज ही करो, कल तो कोई और ले जाएगा उस ऑप्शन को। बहुत बार होता है कि हमारे माइंड में आता है कि हम ये कर लेंगे यार,
चल कल परसों ट्राई करेंगे, तो कोई और कर चुका होता है कर चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं यार शिट ये वाला कंटेंट तो इसने बना दिया। हाँ 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 right. अब जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका भी अपने आप को एडवर्टीजमेंट का उनका चेंज हो गया, वो शिफ्ट हो गए हैं। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर्स पे होती थी एड्स, रेडियो पे होती थी, टीवी पे होती थी, लेकिन अब वो सोशल मीडिया के साइड जा रहे हैं। तो आपको इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं इसे बड़ी पॉजिटिव सेंस में देखता हूँ, क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर आप देखा जाओ तो न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का जो नंबर था ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। यूथ तो पढ़ता ही नहीं आज के टाइम में न्यूज़पेपर, आप किसी को देख लो। अगर किसी को देखना है तो वो न्यूज़ ऐप्स जैसे आपकी डेली हंटी है, तो ये ऐसी न्यूज़ ऐप्स के थ्रू ही वो अपनी रीडिंग कर लेते हैं। और टीवी नहीं देखते लोग, मेरे घर में केबल नहीं है कई सालों से, और मुझे लगता है कि आई थिंक जितने लोग ये देख रहे होंगे ना उनके घरों में भी केबल नहीं होगा, क्योंकि केबल अब सिर्फ रह गया गाँव देहात तक, हाँ हाँ हाँ। कि जहाँ पे इंटरनेट पे खर्चा कम करते हैं लोग। और वो भी क्या करते हैं, वो फ़ोन में ले लेते हैं अपने डेली का इंटरनेट, 1 GB उन्हें मिलता ही है, वो इतना यूटिलाइज करते हैं। तो हर कोई सोशल मीडिया पे ही है और यूथ ही है। देखो एक चीज़ देखो ना, मेन बायर कौन है आज के टाइम पे? मेन बायर जनरली यूथ ही होता है। वही अपने घर में इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को कि मम्मी यार इस बार साबुन लाओ तो लक्स का ले आना, ये कुछ नया चल रहा है। तो यूथ का ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एडवर्टाइजर्स को इससे बेनिफिट मिलता है? बहुत बेनिफिट मिलता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से कितनी कंपनीज बहुत बड़ी बन गई। हाँ। आप देखो तो जितनी गेमिंग कंपनीज है ये सब सोशल मीडिया की वजह से तो बड़ी बनी है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे भी देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ने एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट? रिप्लेसमेंट बोले तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये है कि एक नई और फील्ड मिल गई। एक्चुअली क्या होता था, पहले एक टीवी एडवर्टीजमेंट बनाने में लाखों का खर्चा आता था। लाखों का खर्चा। अब क्या है, किसी का बजट 50,000 का हो तो 50,000 से भी अपना एडवर्टीजमेंट कर लेता है, 20,000 का हो 20,000 का इन्फ्लुएंसर हायर करके अपनी एडवर्टीजमेंट कर लेता है। राइट राइट राइट। वेल थैंक यू सो मच आशीष। वेलकम जी। सो स्टार्टअप मंत्रा के इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ है आशीष भारद्वाज, द CEO एंड फाउंडर ऑफ सोशियोपूल। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और ऐसे ही काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ हम लोग आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स बनाने वाले हैं। आप गुड रिटर्न्स के साथ बने रहिए। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।